रामपुर गांव में एक तालाब के किनारे चंदा और सावित्री, दो अनाथ बहनें रहती थीं। चंदा बड़ी थी और सावित्री उसकी सौतेली छोटी बहन। तकदीर ने उन्हें अलग अलग माँ की कोख से पैदा किया, पर ससुराल एक ही तालाब के किनारे अगल बगल मिला। चंदा का ससुराल खुशहाल था, पक्का मकान था, पर सावित्री की किस्मत ने दगा दे दिया। उसका पति भीखू जुआरी और शराबी निकला, जिससे उसकी दुनिया मिट्टी की इस कच्ची झोपड़ी में सिमट गई। अरे ओ सावित्री, तेरे कान क्या पत्थर के हो गए हैं? कितनी बार गला फाड़ कर कहा है कि अपने इन चीथड़ों का गंदा पानी मेरी मेर की तरफ मत बहाया कर। देख, तेरे इस दरिद्र घर की गंदगी मेरे पवित्र आंगन की मिट्टी को अपवित्र कर रही है। आखिर तू और तेरी माँ कभी बाज नहीं आओगे? उसने मेरे बापू की जिंदगी नर्क बनाई और अब तू यहाँ मेरे ससुराल में मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभने आ गई। दीदी, सुबह का सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं और आपने जहर उगलना शुरू कर दिया। मैंने तो पानी नाली की तरफ ही मोड़ा था, पर ये जमीन ढलान वाली है। थोड़ा पानी इधर आ गया तो इसमें मेरा क्या दोष? माँ को मरे जमाना बीत गया, बापू भी चले गए, अब तो हम दोनों ही एक दूसरे का आखिरी सहारा बचे हैं। आप क्यों हर पल मुझे नीचा दिखाती हैं? क्या आपको अपनी इस छोटी बहन की फटी साड़ी और ये सूखी रोटियां देखकर जरा भी तरस नहीं आता? तरस? और वो भी तुझ पर? तू मेरी बहन नहीं, मेरे सुखों की ग्रहण है। तेरे ससुर ने अपनी जबान के जोर पर मेरे ससुर की इस कीमती जमीन का ये कोना दबा लिया और उस पर ये बदसूरत झोपड़ी तान दी। मैं तो उस दिन की राह देख रही हूँ जब कानून का बुलडोजर यहाँ चलेगा और तुझे सरेआम इस घर से धक्का मारकर बाहर निकालेगा। जा, अपने उस शराबी पति के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर। मेरे आंगन में खड़े होकर अपनी ये मनहूस सूरत मत दिखा। सावित्री ने अपनी आंखों के गर्म आंसू अपनी फटी ओढ़नी से पोंछे और खाली बाल्टी लेकर भारी कदमों से तालाब की ओर चल दी। चंदा उसे जाते हुए देख रही थी। जैसे ही सावित्री की पीठ मुड़ी, चंदा की आंखों का गुस्सा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक गहरी पीड़ा और चिंता ने ले ली। चंदा दाल बना रही थी, पर उसकी आत्मा सावित्री की झोपड़ी के सन्नाटे में भटक रही थी। उसने गौर किया कि सावित्री के घर से चूल्हे का धुआं नहीं निकल रहा। आज फिर इसके घर में आग नहीं जली। वो निखट्टू भीखू कल रात से घर नहीं लौटा है। पक्का कल की मजदूरी भी जुए में हार गया होगा। ये लड़की भी अपनी माँ की तरह जिद्दी है। भूखी मर जाएगी, पेट पीठ से लग जाएगा, पर मेरे पास मांगने नहीं आएगी। अगर ये बीमार पड़ गई तो पूरा गांव कहेगा कि चंदा महल में राज कर रही है और सगी बहन दाने दाने को तरस रही है। मुझे कुछ करना होगा, पर अगर सीधे हाथ से खाना दूंगी तो ये समझेगी कि मैं उस पर एहसान कर रही हूँ। मुझे फिर से नफरत का ढोंग करना ही पड़ेगा। चंदा ने जल्दी जल्दी चूल्हे से 2 मोटी रोटियां उतारी, उन पर ढेर सारा घी लगाया और कल की बची हुई साग को एक पीतल की बड़ी कटोरी में भरकर उसे एक पुरानी पोटली में कसकर बांध लिया। अरियो करमुही, ये देख, कल रात का बासी खाना बच गया था। मेरे घर के पालतू कुत्ते भी इसकी तरफ मुंह नहीं कर रहे थे। सोचा कचरे में फेंकने से अच्छा है कि तेरे जैसे भिखारियों के मुंह में डाल दूं। इसे उठा और चुपचाप निगल लेना। और खबरदार, जो गांव में किसी से कहा कि चंदा ने तुझे खैरात दी है, ये ले अपना पेट भर और मेरी आंखों के सामने से हट। चंदा ने पोटली सावित्री के पैरों के पास कीचड़ से बचाकर फेंक दी। सावित्री ने कांपते हाथों से पोटली उठाई। जैसे ही उसने गांठ खोली, रोटियों की सौंधी खुशबू और साग की गर्माहट उसके चेहरे तक पहुंची। दीदी, आप दुनिया को धोखा दे सकती है, पर मुझे नहीं। रोटियां तो अभी भी गर्म हैं, जैसे अभी चूल्हे से उतारी हों। आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगी? मुझे पता है, आपने ये मेरे लिए ताज़ा बनाई है। आप ऊपर से कितनी भी कड़वी बने, पर मैं जानती हूँ आपकी ममता मरी नहीं है। आप बापू की कसम खाकर कहिए कि ये रोटियां बासी है। ज्यादा अपनी अक्ल मत दौड़ा सावित्री। ये तो चूल्हे की गर्माहट है जो कपड़े में बंधने की वजह से रुकी हुई है। और हाँ, सुन ले कान खोलकर,
इस तालाब किनारे की जमीन के कागज मेरे ससुर ने शहर के बड़े वकील को दे दिए हैं। बहुत जल्द यहाँ बुलडोजर की आवाज गूंजेगी और तेरी ये मिट्टी की दीवारें जमींदोज हो जाएंगी। तब देखूंगी ये तेरी मुस्कान और ये मासूमियत कहाँ जाती है। चल अपना कूड़ा उठा और यहाँ से रफा दफा हो, मुझे पानी भरने दे। सावित्री ने अपनी दीदी को दुखी मन से देखने लगी और अपनी पोटली सीने से लगाकर चली गई। वो जानती थी कि चंदा की ये डांट उसकी भूख का इलाज है, पर चंदा के दिल में अब एक नया डर घर कर रहा था। देख रतन, ये जो तालाब किनारे वाली जमीन है, ये हमारे पुरखों की है। अगर ये टुकड़ा हमें वापस मिल जाए तो हम यहाँ मछली पालन का बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। पर वो बीच में उस अनाथ सावित्री की झोपड़ी कांटा बनी हुई है। मैंने सुना है उसका पति भीखू कर्जे के दलदल में गर्दन तक डूबा है। क्यों ना हम उसे थोड़े पैसों का लालच दें और उससे अंगूठा लगवा लें। अगर वो नहीं माना तो जबरदस्ती कब्जा करने में हमें देर नहीं लगेगी। पिताजी, वो चंदा की सौतेली बहन है। गांव के लोग हमें जालिम कहेंगे। अनाथ लड़कियों की बद्दुआ लेना ठीक नहीं। चंदा को जब पता चलेगा तो शायद वो ये बर्दाश्त ना कर पाए। चंदा? अरे वो तो खुद उस लड़की की जान की दुश्मन बनी रहती है। तूने देखा नहीं कैसे दिन रात उसे कोसती है। वो तो खुश होगी अगर सावित्री यहां से बेघर हो जाए। तू बस शहर जाकर वकील से लिखा पढ़ी करवा, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। चंदा दीवार की ओट में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीना आ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना ससुराल उसकी बहन को मिटाने की साजिश रचेगा। मौसम ने अचानक करवट ली। चंदा को पता था कि सावित्री की झोपड़ी की छत की घास सड़ चुकी है और दीवारें पहली तेज बारिश में ढह सकती हैं। हे छठी मैया, आज रात अगर जोर की बारिश हुई तो वो कच्ची कोठरी सावित्री की कब्र बन जाएगी। ऊपर से ससुर जी की ये गंदी साजिश, मुझे उसे सचेत करना होगा। पर मैं उसे कैसे बताऊं? अगर मैंने नरमी दिखाई तो ससुर जी को मुझ पर शक हो जाएगा और वो हम दोनों को बर्बाद कर देंगे। कुछ समय बाद चंदा ने एक कागज में कुछ लिखा और जाके चुपचाप सावित्री के आंगन में रखाई। और कुछ समय बाद सावित्री को वो कागज मिली। जिसमें लिखा था, आज रात घर से बाहर मत निकलना, तालाब का पानी बढ़ रहा है। अपने गहने और जरूरी चीजें पोटली में बांध लो। कुछ समय बाद जोरों की बारिश हुई। बारिश इतनी भयानक थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। सावित्री अपनी झोपड़ी में अकेली थी। उसका पति भीखू फिर से गायब था। अचानक उसकी झोपड़ी की एक पुरानी दीवार से मिट्टी खिसकने लगी। हे भगवान, आज मुझे बचा लो। दीदी का पक्का घर सामने है, पर मैं वहां जाने की हिम्मत कैसे करूं? उन्होंने तो कहा था कि अगर मैंने उनके आंगन में कदम रखा तो वो मेरा सिर फोड़ देंगी। पर यहाँ रही तो ये छत मुझ पर ही गिर जाएगी। दीदी, ओ चंदा दीदी, क्या सच में आप अपनी छोटी बहन को आज मरते हुए देखोगी? तभी बारिश के शोर को चीरती हुई एक आवाज आई। सावित्री, दरवाजा खोल रही अभागन। क्या आज यही समाधि लेने का इरादा है? देख, तालाब का पानी तेरे आंगन की मेर पार कर चुका है। जल्दी बाहर निकल और मेरे साथ चल। जल्दी कर, वरना ये मिट्टी का ढेर तेरी कब्र बन जाएगा और मैं पुलिस को क्या जवाब दूंगी? सावित्री ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो चंदा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा ने उसे जोर से झिड़का। अब ये नाटक बंद कर और मेरे पीछे चुपचाप चल। और देख, जबान बंद रखना। ससुर जी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरे घर के अंदर है। तुझे पिछवाड़े वाले अंधेरे कमरे में छुपना होगा। कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। चल भाग अब। जैसे ही दोनों बहनें चंदा के पक्के बरामदे में पहुंची, पीछे से एक जोरदार धड़ाके की आवाज हुई। सावित्री की झोपड़ी का आधा हिस्सा तालाब के किनारे बिखर चुका था। चंदा ने उसे अंदर बिठाया
और एक सूखा कपड़ा और गर्म दूध का गिलास थमाया। रात भर की मूसलाधार बारिश अब थम चुकी थी, पर तालाब का पानी अभी भी उफान पर था। चंदा के पक्के घर के एक अंधेरे कमरे में सावित्री डरी सहमी बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दीदी ने उसे बचाया है या किसी नई मुसीबत में डाल दिया है। चुपचाप यही पड़ी रहे, जरा भी चू चपड़ की तो ससुर जी के कान खड़े हो जाएंगे। अगर उन्हें पता चला कि तू यहाँ छिपी है तो वो तुझे तो घर से निकालेंगे ही, मुझे भी उसी कीचड़ में खड़ा कर देंगे जहाँ से तुझे खींच कर लाई हूँ। तेरी तकदीर ही फूटी है, वो झोपड़ी क्या गिरी, तूने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। दीदी, आप मुझे इतना क्यों कोसती है? तब जब मुसीबत मेरे सामने खड़ी थी, तब आप ही अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे यहाँ लाईं। आपकी आंखों में उस समय जो डर था, वो नफरत तो नहीं थी। फिर अचानक आप पत्थर की मूरत क्यों बन जाती है? क्या बापू ने मरते समय मेरा हाथ आपके हाथ में इसीलिए दिया था कि आप मुझे हर पल मरता हुआ देखें? बापू का नाम मत ले, उन्होंने जो किया उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। और सुन, ये कोई ममता वमता नहीं है, मैंने तुझे यहाँ सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे मरने के बाद गांव वाले मुझे ताना मारे। और हाँ, तेरी ये कीचड़ में सनी साड़ी मुझे दे, मैं इसे फेंक दूंगी। तू ये मेरी पुराना साड़ी पहन ले। याद रखना, कुछ समय के बाद तुझे यहाँ से दफा होना होगा, चाहे तू कहीं भी जाकर मर। चंदा कड़वाहट उगलकर बाहर निकल गई, पर उसका सीना धौंकनी की तरह चल रहा था। उसे पता था कि उसके ससुर जमींदार साहब सुबह की सैर पर निकलेंगे और सावित्री की झोपड़ी का हाल देखकर अपनी मूंछों पर ताव देंगे। अरे रतन, देख, इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। कल रात की बारिश ने हमारा काम हफ्तों पहले ही आसान कर दिया। वो सावित्री की झोपड़ी तो तालाब के पेट में समा जाएगी। अब वो जमीन का टुकड़ा बेवारिस है। आज दोपहर को ही मैं वहां अपनी इलाका खिंचवा दूंगा और कल से मछली पालन का काम शुरू। वो छोकरी अब कहीं भी दर दर की ठोकरें खाए, हमें क्या। पर पिताजी, वो बेचारी अकेली औरत इस वक्त कहाँ गई होगी? गांव के लोग हमें जालिम कहेंगे। अनाथ लड़की का घर छीनना पाप है पिताजी। चंदा को जब पता चलेगा तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा। आखिर वो उसकी बहन है। चंदा? अरे वो तो खुद उस लड़की की जान की दुश्मन है। तूने देखा नहीं कल सुबह कैसे उसे गालियां दे रही थी? वो तो खुश होगी कि उसकी सौतेली बहन अब सड़कों पर आ गई है। चंदा, ओ बहू, इधर आ जरा। अपने ससुर का आवाज सुन के चंदा बाहर उनके सामने आई। जी ससुर जी, कहिए। सुबह सुबह क्या बात हो गई जो आप इतना खुश हैं? बहू, देख, तेरी वो दुश्मन सावित्री अब बेघर हो गई। उसकी झोपड़ी गिर रही है और वो भाग गई। अब वो जमीन हमारी है। बोल, तू खुश है ना? खुश? ससुर जी, मेरा तो मन कर रहा है कि पूरे गांव में शक्कर बंटवा दूं। उस लड़की ने मेरी आंखों में धूल झोंक रखी थी। अच्छा हुआ जो कुदरत ने उसका घमंड तोड़ दिया। पर ससुर जी, वो जमीन अभी भी कागजों में उसी की है। अगर हमने अभी कब्जा किया तो गांव की पंचायत हमें घेर लेगी। क्यों ना हम उसे किसी बहाने से शहर की धर्मशाला भेज दें और पीछे से कागजों पर उसके अंगूठे लगवा लें। वाह बहू, तू तो पक्की घाघ निकली। मुझे लगा था कि तू बहन होने के नाते रोएगी, पर तू तो मेरे से भी 2 कदम आगे है। ठीक है, जैसा तू कहे, पर वो छोकरी है कहाँ? सुबह से उसे तालाब के किनारे नहीं देखा गया। होगी कहीं किसी पेड़ के नीचे बिलख रही होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगी और उसे ऐसी जगह भेज दूंगी जहां से वो वापस ना आ सके। आप बस कागज तैयार रखिए। रतन अपनी पत्नी का ये रूप देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चंदा इतनी कठोर हो सकती है, पर चंदा के भीतर क्या तूफान चल रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। अपने ससुर से ये सब बातें करने के बाद वो चुपके से सबसे नजरें बचाकर अपनी बहन के पास गई, जहां उसने अपनी बहन को छुपा कर रखा था। सुन सावित्री, ससुर जी को शक हो गया लगता है। वो आज ही उस जमीन पर कब्जा करने वाले हैं।
और तुझे हमेशा के लिए यहाँ से मिटाने की योजना बना रहे हैं। तुझे भागना होगा। ये ले, ये मेरी शादी के कुछ गहने हैं और ये थोड़े पैसे। तू चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल जा और पड़ोस के गांव में जो हमारी बुआ रहती हैं उनके पास चली जा। वहां तू सुरक्षित रहेगी। अगर तू यहाँ रही तो ससुर जी तेरे साथ क्या कर सकते हैं पता नहीं। दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे क्यों भगा रही हैं? क्या आप भी उनके साथ मिली हुई हैं? ये गहने आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये तो आपके सुहाग की निशानी है। मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे बापू की आखिरी निशानी है। वो जमीन बापू ने खरीद के दी थी। चाहे जान चली जाए पर मैं वहां से नहीं हटूंगी। पागल मत बन। तेरी जान की कीमत उस मिट्टी के टुकड़े से ज्यादा है। अगर तू मर गई तो मैं किससे लड़ूंगी? किसके बहाने अपनी भड़ास निकालूंगी? तू समझती क्यों नहीं? ये सब मैं तुझे बचाने के लिए कर रही हूँ। ससुर जी बहुत ताकतवर हैं। वो तुझे मिटा देंगे। जा यहाँ से, और खबरदार जो पीछे मुड़कर देखा। भाग सावित्री। हे ईश्वर, मुझे माफ करना। मैंने अपनी छोटी बहन को कितना कुछ गलत कहा था, उसे बदनाम किया और घर से निकाल दिया। पर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ससुर जी उसे यहीं खत्म कर देते। अब कम से कम वो सुरक्षित तो रहेगी। मुझे अब खुद को और भी जालिम दिखाना होगा ताकि ससुर जी को मुझ पर शक ना हो। अपनी ममता को इस कड़वाहट के नीचे दफन करना ही होगा। चंदा ने अपने आंसू पोंछे और बाहर निकली। उसने देखा कि ससुर जी और रतन तालाब की तरफ जा रहे थे, जहां गांव वाले भी इकट्ठा हो रहे थे। देखो गांव वालों, ये जमीन अब बेवारिस है। वो सावित्री डर के मारे भाग गई। अब मैं यहां मंदिर बनवाऊंगा या मछली पालन करूंगा, ये मेरी मर्जी है। किसी को कोई एतराज? पर जमींदार साहब, वो अनाथ बच्ची कहाँ गई? बेचारी का घर गिर गया। कम से कम उसे सिर छुपाने की जगह तो देते। आप तो उसका हक छीन रहे हैं। हक? किसका हक? चंदा, बहू तू ही बता, क्या ये जमीन हमारी नहीं है? तू तो उसकी सगी बहन जैसी है, तू ही बोल। हाँ बिल्कुल, ये जमीन हमारी है। सावित्री तो चोर है। वो मेरे गहने लेकर भाग गई। वो मेरे घर में चुपके घुसी और वो सुबह मेरा संदूक साफ करके निकल गई। अब वो गांव में कभी मुंह नहीं दिखाएगी। ससुर जी, आप बेझिझक यहाँ अपना इलाका स्थित कीजिए। अब यहाँ उस सौतेली बहन का कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए। और वो उसका पति, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिरते पड़ते रहता है। गांव वाले चंदा की बात सुनकर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहन दूसरी बहन के बारे में इतना जहर उगल सकती है। चंदा का पति रतन भी शर्म से सिर झुका लिया। चंदा ने अपनी बहन को तो बचा लिया था, पर खुद पूरे गांव की नजरों में एक डायन बन चुकी थी। बापू, मुझे माफ कर देना। मैंने सावित्री को बदनाम कर दिया ताकि वो ससुर जी के गुस्से से बच सके। अब पूरी दुनिया मुझे बुरा कहेगी, पर मेरी बहन सुरक्षित है, यही मेरे लिए बहुत है। पर ये जो खालीपन है बापू, इसे मैं कैसे भरूंगी? तालाब की ये लहरें भी आज मुझे ताना मार रही हैं। ये सब होने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। और तभी कुछ देर बाद घर के बाहर से शोर सुनाई दिया। सावित्री का पति भीखू, जो हफ्तों से लापता था, मधोशी की हालत में लौटा था और अपनी झोपड़ी को गायब देखकर चंदा के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहाँ है मेरी झोपड़ी? कहाँ है मेरी जमीन? ओ जमींदार, तूने मेरी पत्नी को कहाँ छुपाया है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चंदा, तू बड़ी बहन बनती है ना? तूने ही मेरी सावित्री को कहीं बेच दिया होगा। चंदा बाहर निकली, पर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक नई चमक थी। उसे पता था कि अब भीखू को मोहरा बनाकर वो अपनी बहन की जमीन वापस दिला सकती है। चुप कर शराबी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने हमें धमकी देने की? तेरी पत्नी भाग गई क्योंकि तू एक निखट्टू है। अगर तुझे अपनी जमीन वापस चाहिए
तो जा और पंचायत में जमींदार साहब के खिलाफ गवाही दे कि उन्होंने तुझे डराया धमकाया था। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे वो पैसे दूंगी जिससे तू अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। बोल, क्या तू अपनी पत्नी के लिए इतना कर सकता है? भीखू थोड़ा शांत हुआ। उसने चंदा की आंखों में एक अजीब सी तड़प देखी। अगले दिन रामपुर गांव के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में नहीं बल्कि आंसुओं से लिखा जाने वाला था। बरगद के उसी पुराने पेड़ के नीचे जहां कभी इंसाफ हुआ करता था, आज दो बहनों की तकदीर और एक खानदान की इज्जत दांव पर लगी थी। मुखिया जी, आप भी इस शराबी की बातों में आ गए। जिस आदमी को ये नहीं पता कि सूरज किस तरफ से उगता है, वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। सावित्री चोर है, ये बात मैंने नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन चंदा ने कही है। चंदा जो मेरी बहू है और उस लड़की की बड़ी बहन भी। क्या एक बहन अपनी बहन को बिना वजह चोर कहेगी? चंदा, ओ बहू, आगे आ और इस पूरी पंचायत को सच बता दे ताकि इस शराबी का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। हाँ मुखिया जी, ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सावित्री सिर्फ मेरी सौतेली बहन नहीं बल्कि एक शातिर चोर भी निकली। उसने मेरे भरोसे का गला घोटा। जिस रात उसकी झोपड़ी गिरी, उसने उसी रात मेरे घर में चुपके घुसी और मेरे सुहाग के गहने और रतन जी की बरसों की कमाई पर हाथ साफ कर दिया और भाग गई। ये भीखू क्या गवाही देगा? ये तो खुद अपनी पत्नी के गहनों से शराब पीता रहा है। मुखिया जी, मेरी बहन अब इस गांव के लायक नहीं रही और ये जमीन अब ससुर जी की है क्योंकि सावित्री ने इसके बदले में मुझसे गहने लिए थे। चंदा की बातें सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। गांव की औरतें एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि चंदा अपनी ही बहन की इतनी बड़ी दुश्मन हो सकती है। देखो जमींदार साहब, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि भीखू ने आप पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। भीखू का कहना है कि आपने उसकी झोपड़ी गिरने का फायदा उठाया और उसकी पत्नी सावित्री को डरा धमकाकर गांव से भगा दिया ताकि आप उस तालाब किनारे वाली जमीन पर कब्जा कर सकें। गांव के लोग भी कानाफूसी कर रहे हैं कि चंदा बहू ने अपनी बहन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? चुप कर नीच आदमी, मेरी बहू पर झूठे इल्जाम लगाता है। बहू, तू अंदर जा, इस शराबी की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। मुखिया जी, फैसला कीजिए। जमीन हमारी है और सावित्री एक अपराधी। अगर आज मैं चुप रही तो सावित्री को उसका घर वापस मिल जाएगा, पर मैं रतन की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। पूरा गांव मुझे एक बुरा कहेगा, पर अगर मैं सच बोलती हूं तो ससुर जी सावित्री को नहीं छोड़ेंगे। बापू, मैं क्या करूं? क्या एक बहन का धर्म अपनी इज्जत बचाने में है या अपनी बहन की छत बचाने में? चंदा का कलेजा फटा जा रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अचानक अपने मन में कुछ ठान लिया। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि आग थी। रुकिए मुखिया जी, फैसला अभी नहीं हुआ है। ससुर जी, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पर आप भूल गए कि एक औरत अपनी ममता के लिए अपनी जान दे सकती है तो अपनी बहन के लिए अपनी इज्जत भी कुर्बान कर सकती है। मुखिया जी, मैंने जो अभी कहा वो सब झूठ था। सावित्री ने कोई चोरी नहीं की। वो गहने मैंने उसे खुद अपने हाथों से दिए थे ताकि वो इस गांव के जल्लादों से दूर अपनी जान बचा सके। पूरे गांव में जैसे बिजली कड़की हो। ससुर जी का चेहरा सफेद पड़ गया और वो हड़बड़ाकर खड़े हो गए। बहू, क्या बकवास कर रही है? होश में तो है? तू पागल हो गई है क्या? नहीं ससुर जी, आज मैं होश में आई हूँ। मुखिया जी, सच तो ये है कि सावित्री की झोपड़ी गिरने के बाद ससुर जी ने मुझसे कहा था कि वो उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने ही साजिश रची थी कि सावित्री को बेघर कर दिया जाए। मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए उसे रातों रात यहाँ से भगाया और खुद को गांव की नजरों में बुरा बनाया ताकि ससुर जी को मुझ पर शक न हो। मैंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, सिर्फ अपनी बहन की छत बचाने के लिए। ये देखिए मुखिया जी,
ये वो कागज हैं जिन पर ससुर जी ने धोखे से सावित्री के अंगूठे के निशान लेने की साजिश रची थी। ये मुहर ससुर जी की है जिसे मैंने कल रात उनके संदूक से चुराया था। ये जमीन सावित्री की है और हमेशा उसकी रहेगी। भीखू शराबी जरूर है पर वो सावित्री का सुहाग है। ससुर जी, आपने एक अनाथ लड़की का घर छीनने की कोशिश की। आज मैं आपका ये मुखौटा पूरे गांव के सामने उतार दूंगी। रतन ने गौरव भरी मुस्कुराहट दी और चंदा के पास आया। उसकी आंखों में अब गर्व के आंसू थे। चंदा, मुझे माफ कर दे। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो तुझे जालिम समझता रहा। तूने इतना बड़ा बोझ अकेले कैसे सहा? तूने अपनी पूरी मर्यादा दांव पर लगा दी अपनी बहन के लिए। पिताजी, आज मुझे आपके बेटे होने पर शर्म आ रही है। आपने मेरी पत्नी का इस्तेमाल अपनी लालच के लिए किया। ये सब झूठ बोल रही हैं। ये कल मुही मेरा घर बर्बाद कर रही है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बस कीजिए जमींदार साहब, आपकी हकीकत सामने आ चुकी है। चंदा बहू ने जो किया वो कोई मामूली औरत नहीं कर सकती। अपनी बदनामी सहकर भी अपनी बहन का घर बचाना ये किसी देवी का ही काम है। पंचायत का फैसला ये है कि सावित्री की जमीन उसे तुरंत वापस दी जाए और जमींदार साहब को इस साजिश के लिए गांव के मंदिर की गौशाला में 1 महीने तक सेवा करनी होगी और जुर्माना भरना होगा। अगले दिन सावित्री अपने पति भिक्खू के साथ चंदा के घर आती है और उसे पुकारती है। उसकी पुकार सुनकर चंदा और उसका पति रतन बाहर आ जाते हैं। दीदी, मुझे बुआ जी ने सब बताया कि आपने मुझे बचाने के लिए खुद को चोर साबित किया। मैं कितनी पापी हूँ जो आपको पत्थर दिल समझती रही। दीदी, आपने तो मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। पगली, तू रोती क्यों है? तू तो मेरी छोटी बहन है, मेरा अंश है। बापू ने मुझे मरते समय कहा था कि सावित्री का ध्यान रखना। अगर मैं तुझे नहीं बचाती तो मैं बापू को क्या मुंह दिखाती? मुझे गांव की गालियां मंजूर थी पर तेरी आंखों के आंसू नहीं। देख, अब तेरा घर फिर से बनेगा और अब कोई इसे तुझसे नहीं छीनेगा। अपनी दीदी चंदा से ये सारी बात सुनकर सावित्री के आंखों में आंसू आ जाती है और कहती है, दीदी, मुझे आज ये एहसास हुआ कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि मुझे आपकी जैसी दीदी मिली है। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक नया जीवन दे दिया, नहीं तो पता नहीं मेरी जिंदगी क्या होती। सावित्री के ऐसा कहने के बाद उसके पति भिक्खू ने भी कहा, दीदी, जीजा जी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा नशे में रहा और मैंने कभी भी सावित्री के जीवन के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब मुझे ये एहसास हो गया है कि जीवन में परिवार ही सब कुछ है। भिक्खू, मुझे अच्छा लगा कि आखिरकार तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। लेकिन तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि अब से तुम नशा करना दूर, उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। और रही बात जीवन चराने के लिए एक अच्छे काम की, तो वो मैं तुम्हें दिला दूंगा। बस तुम सावित्री के साथ अपने इस छोटे से जीवन सफर में हमेशा हंसी खुशी और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। इसी तरह दोनों बहनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और भिक्खू भी अब गलत रास्ते से हटकर एक नया जीवन शुरू करने का वादा करता है। तालाब के किनारे बसे दोनों बहनों के घरों में एक नई शुरुआत होती है और दोनों परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं।